वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। और इस वक्त हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम के हवाले से, और उस तालीमी निज़ाम पर स्पेसिफ़िकली हम फोकस करेंगे प्राइवेट स्कूलिंग सिस्टम को, क्योंकि इसके हवाले से माँ बाप के जो नज़रिए हैं या माँ बाप के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको भी हम सामने पेश करेंगे। और अगर प्राइवेट स्कूलिंग सिस्टम का कोई मौक़िफ़ है जो हमारे कंसर्न्स से मुताबिकत रखता है या उसका रिज़ॉल्व है या उसका जवाब है, वो भी हम लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है आज काशिफ मिर्ज़ा साहब, जो कि प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? एंड ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद आज यहाँ तशरीफ़ फरमाएं। जी हाँ। और हमारे साथ मौजूद हैं अख्तर नाराई साहब, एजुकेशनिस्ट हैं, आप सब उन्हें जानते हैं। स्कूल के और दीगर प्राइवेट एजुकेशन के जितने भी मामलात होते हैं उस पर अक्सर हमें ज्वाइन करते हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। मुसरत नियाजी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, इनके और भी क्रीडेंशियल्स हैं, लेकिन आज हमारे साथ ये एज एजुकेशनिस्ट हमें ज्वाइन कर रही हैं, क्योंकि दूसरी बातें जो इनकी सियासत से मुंसलिक हैं वो अगर हमने की तो सारी डिस्कशन वहीं चली जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी खुशामदीद कहें। थैंक यू। सो काशिफ मिर्ज़ा साहब, आपसे बात शुरू करते हैं। हमारे यहाँ यही कहा जाता है कि प्राइवेट स्कूल जो हैं वो एक माजरत के साथ कभी उन्हें माफिया कहा जाता है, कभी उन्हें कहा जाता है कि जी ये सिर्फ एक कमर्शियल काम है और बस बच्चों को तालीम दे रहे हैं, और क्योंकि गवर्नमेंट के स्कूल्स मौजूद नहीं है, इनको मौका मिला है, तो ये जो जिस तरह हो सकता है पेरेंट्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। आपका इस पे क्या मौक़िफ़ है? देखें जी, पहले तो मेरा ख्याल है कि लफ्ज़ माफिया तो माँ बाप के लिए कहना तो किसी भी सूरत में महज़ब माशरे में जो नहीं, माफिया तो स्कूलों के लिए कहा है, माँ बाप के लिए थोड़ी कहा है। स्कूल भी मादर इल्मी है तो मदर ही हुई ना वो तो माँ के लिए तो मुनासिब नहीं। लेकिन बार एक्चुअली आप बैक टू द पॉइंट देखें, अकॉर्डिंग टू 25A आर्टिकल इज़ अ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब स्टेट की जो जिम्मेदारी है उसे स्टेट ही को अदा करना है। अभी मैं कुछ स्टैट्स आपसे शेयर करना चाहूँगा आपके नाजरीन के लिए। ये बड़े खौफनाक और अलार्मिंग सिचुएशन है कि हमने पिछले 25 से 30 सालों के दरमियान हमारी जो आबादी है वो लगभग कोई 60 से 65% बढ़ चुकी है। और उस वक्त स्टेट के पास जो पब्लिक गवर्नमेंट के जो स्कूल थे वो 1,52,000 थे, जो आज आबादी के लिहाज से उसको मज़ीद 2 लाख बढ़ने चाहिए थे, 3.5 से 4 लाख होने चाहिए, जबकि इस वक्त उसके उलट हुआ है। 1,52,000 की जगह 1,31,000 स्कूल रह गए। और पिछले दिनों जो पेंडेमिक और फिर जो उसके बाद फ्लड आया, उससे मज़ीद पूरे पाकिस्तान में, जनूबी पंजाब में, सिंध में, कुछ बलूचिस्तान के अंदर भी लगभग एक अंदाजे के मुताबिक 30 से 40,000 वो स्कूल हैं जो इस वक्त भी नॉन फंक्शनल हैं। इन हालात में 207,000 प्राइवेट स्कूल्स आर वर्किंग क्रॉस द कंट्री, जो 26.9 मिलियन स्टूडेंट यानी कि 2 करोड़ 69 लाख बच्चा हमारे तलीमी इदारों में पढ़ रहा है। 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख असातिज़ा जो हैं इससे वाबस्ता हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक ये कोई 2500 अरब की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, इनमें अगर हम देखते हैं तो वो स्टेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी 25A आर्टिकल, वो हम आर्टिकल 18 के तहत जो है हम उसको डिलीवर कर रहे हैं। आज जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन एजुकेशन की फेडरल एजुकेशन की जो एक रिपोर्ट आई है, बड़ी अलार्मिंग है कि हमारे 26 मिलियन स्टूडेंट बच्चे जो है वो आउट ऑफ स्कूल हैं। तो 2 करोड़ 60 लाख आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं, 2 करोड़ 69 लाख प्राइवेट स्कूल में है। तो फिर अगर ये बाहर हो, अगर प्राइवेट स्कूल ना हो, तो हमारा जो आउट ऑफ स्कूल बच्चा है वो लगभग 5 से 5.5 करोड़ हो। तो ये अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। हाँ, बहुत बड़ा हुजम है, बहुत बड़ा साइज़ है, इसमें मसाइल भी हैं। मैं नहीं ये कहता कि इसमें पेरेंट्स जो है उनकी रिजर्वेशन जो है वो बिल्कुल गलत हैं, वो बिल्कुल बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इसको बेहतर तौर पे एड्रेस होना चाहिए। आज हमें बात पेरेंट्स के हवाले से भी जो करनी, मैं खुद भी चूँकि बतौर एक पेरेंट भी मैं तो देखता हूँ, तो अपने बच्चों में ये देखता हूँ इंटरनेशनल लेवल पे हमारा बच्चा कम्पीट नहीं कर पा रहा। हमारे पास वो एनवायरनमेंट नहीं है, हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, हम बात कर रहे हैं नॉलेज इकोनॉमी पे। हम पहले बात होती थी इंडस्ट्रियलाइजेशन की, आज इंडस्ट्रियलाइजेशन से वो नॉलेज इकोनॉमी की तरफ चले गए। ह्यूमन कैपिटल के ऊपर बात कर रहे हैं। हमारे ह्यूमन कैपिटल में 169 नंबर है, हम एजुकेशन में 146 पे हैं। हम जो देखते हैं अपने ह्यूमन इंडेक्स, प्राइवेट स्कूल क्या रोल प्ले कर रहे हैं? प्राइवेट स्कूल से ही सारी चीज़ें शुरू हो रही है ना, कहानी तो मैं तो कह रहा हूँ हमारा तो बहुत बड़ा रोल है। हम तो लगभग 60% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैं इस पॉइंट पे वापस आपकी तरफ आती हूँ। अख्तर साहब, आप बताइए कि इस वक्त जो हमारा ओवरऑल सिस्टम है, वही सवाल मैं आपसे कंटिन्यू करना चाहती हूँ। आप क्या कहेंगे इस बारे में, जब ये कहा जाता है कि प्राइवेट स्कूल भी क्योंकि उनको गैप मिल गया, क्योंकि वो अब
सर्विसेज दे रहे हैं तो माँ बाप की कमर टूट रही है, महंगाई होती है तो उन पे पास ऑन हो जाती है, जो कुछ होता है वो उन पे पास ऑन हो जाता है, स्कूल उन पे पास ऑन कर देता है, जैसे जी माँ बाप के पास तो खजाने हैं। देखिए बेसिकली एक्चुअली आर्टिकल 25A के होते हुए ये सिचुएशन होनी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल एक पैनी भी जो है वो पेरेंट्स को एजुकेशन पे लेकिन खर्च अब नहीं तो करना हो गई ना, चलिए उस पे सारा इन्होंने एक्सप्लेन किया काशिफ साहब ने जी। दैट इज द बेसिक एक्चुअली। अब जहाँ तक इस वक्त जो सिचुएशन है, जो हमारे बेरोजगारी है, जॉबलेस हैं लोग और मज़ीद जॉबलेस होंगे, भयानक सिचुएशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, रोबोटिक चीज़ें आ रही हैं, बहुत सी चीज़ें ऑटोमेटिक हो रही हैं, तो नॉर्मल जो नॉन स्किल्स लोग हैं, जिस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, जिस तरह की मैट्रिक इंटर या आप देखते हैं जस्ट लाइक अ थ्योरी, उस थ्योरी के बाद सर्टिफिकेट्स मिल जाते हैं, दे आर नॉट कैपेबल, दे डोंट हैव एनी स्किल। नहीं तो जिस तरह आप भी स्कूल को ओन करते हैं, तो क्या आपने अपने स्कूल में कोई रोबोटिक्स या एआई या इस तरह की चीजें इंट्रोड्यूस करवाई हैं? एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हमारे स्कूलों में मॉडल स्कूल्स बहुत से हमने बनाए हैं फेडरेशन की सरपरस्ती में, जिसके अंदर हमने ईच क्लास स्मार्ट क्लास बनाया, टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम लेकर आए हैं, जो कि बदकिस्मती से गवर्नमेंट तो वहाँ क्या, वो तो व्हाइट बोर्ड तक नहीं पहुंची, वो तो ब्लैक बोर्ड और वैसी की काली दीवारें आज भी हैं। वो तो हमारे सामने वहाँ तो वैसे बनी है, वो तो हमने खुद रिपोर्ट्स बहुत चलाई हैं। जहाँ तक फेडरेशन की बात है या प्राइवेट स्कूल के सेक्टर्स की बात है, प्राइवेट सेक्टर जो है वो अपनी खिदमात पेश कर रहा है, देयर इज़ अ कॉस्ट विदाउट कॉस्ट। इसीलिए मैंने आर्टिकल 25A का नाम लिया था कि यू हैव टू पे फ्रॉम योर पॉकेट। अगर एक पेरेंट देखता है कि मेरा जो हक है 16 साल तक के बच्चे का वो मुझे नहीं मिल रहा, फ्री एजुकेशन नहीं मिल रही, क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही, तो वो क्या करेगा? वो अपनी मदद, आप एक प्राइवेट सेक्टर में जाएगा जिसकी जितनी जेब है, अगर वो 1000 रुपया अफोर्ड कर सकता है उसमें जाएगा, अगर 10,000 कर सकता है उसमें जाएगा, तो जितना अच्छा स्कूल में जाएगा वो उतनी अच्छी एजुकेशन लेगा। मगर जो 5-7 हज़ार रुपये फीस लेते हैं वो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, समझ लें, क्योंकि गवर्नमेंट की अपनी स्टेटस के मुताबिक 9,250 रुपया एक बच्चे पे गवर्नमेंट खर्च करती है। जब 9,250 गवर्नमेंट खर्च करती है पब्लिक स्कूल के अंदर, इसका मतलब है पब्लिक स्कूल दे क्या रहे हैं, और ब्लैक बोर्ड दे रहे हैं, प्रॉपर कोई एजुकेशन नहीं है, इवन देन 9,250 रुपीज़। तो अब मुझे बताइए, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई 5 साल पहले भी कहा था कि 5,000 से पहले का एक अलग स्लैब बनाया था जो उनको रिलैक्सेशन दिया था, हमें डिक्लेयर किया जाए कि वी आर सर्विस और टैक्स फ्री कर दिया जाए। हम 9,250 नहीं मांग रहे आपसे, हम आपसे कह रहे हैं कि हमें आप कम से कम उसका हाफ दे दीजिए, मगर टैक्स फ्री कर दीजिए, तमाम इस तरह की चीज़ें हमसे ना लीजिए, ताकि हम पेरेंट्स को सर्व कर सकें जो उनके प्रॉब्लम है। साहिबा, आपसे मुझे बात करनी है, लेकिन उससे पहले आपकी इजाज़त से कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। एसएमएस कर रहा था मैं आपके मेहमानों की बड़ी अच्छी गुफ्तगू। मैं मुख्तसरन आपके मेहमान काशिफ साहब, क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान को उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनसे सिर्फ यह करूँगा कि देखें बेशक एजुकेशन भी अच्छी हो जाती है, आपने कहा फैसिलिटीज़ भी हो जाती हैं, फीस के इशूज़ भी हैं और रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन एक चीज़ जो हमें थोड़ी सी नज़र आती है फुकदान, कि वो जो एक इल्म शऊर आ गई और तरबियत की जो है ना, प्राइवेट के जो स्टूडेंट होते हैं उनमें थोड़ी सी वो चीज़ कम होती है। तो इस हवाले से चूँकि आप पाकिस्तान लेवल पे हैं उसके एसोसिएशन के, तो अगर असेंबली में या क्लासेज में या मुख्तलिफ मजहबी, कौमी और सकाफती मौकों पे ऐसी शख्सियात को प्राइवेट स्कूल में मदऊ किया जाए जो बच्चों को आगाही दें और उनको बताएं। ठीक है हसन साहब, इस पे हम बात कर लेंगे ऑन एयर। थैंक यू सो मच। जी मुसरत साहिबा, क्या बहुत बड़े स्कूल में पढ़ाना जहाँ बहुत अच्छे पैसे दें आप, इस बात की ज़मानत है कि आपका बच्चा तरक्की करेगा? देखिए ये बड़ी अजीब सी बात लगती है कि ज़्यादा पैसे देकर हम क्या तरबियत ले लेंगे, क्या ज़्यादा पैसे देकर एक्चुअल जो है ना, हमारे लोग जो है वो स्टेटस को हो गए, और जब स्टेटस को होंगे और हम कहेंगे जी मेरा बच्चा तो बड़े फैमिली में के अंदर बैठ के कहूँगी मेरा बच्चा तो फलां स्कूल में पढ़ रहा है जी, तो क्या हम जब तक स्टेटस को रहेंगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता हम बेहतरी की तरफ जा सकें। दूसरी बात, आपने स्टार्टिंग में बड़ी एक अच्छी सी बात की कि लोग कहते हैं कि जो स्कूल्स हैं वो माफिया है, प्राइवेट स्कूल्स माफिया है। हाँ जी माफिया है, मैं एडमिट कर लेती हूँ। क्या इस माफिया को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने कोई इकदाम किया? मैं तो कहती हूँ आज इसी वक्त जो भी अभी जैसे नई गवर्नमेंट बनने जा रही है वो ख़त्म कर दें, बैन लगा दें कि जनाब हम अपने गवर्नमेंट जो लेवल के स्कूल्स हैं उनको इतना अच्छा कर लेंगे कि आपकी ज़रूरत नहीं है। देखिए पूरी दुनिया के अंदर पब्लिक सेक्टर मौजूद है, पब्लिक एजुकेशन, ठीक है ना, एजुकेशन मौजूद है, ऐसा नहीं है।
लेकिन वो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। हम पाकिस्तानी लोग या ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों के बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो भाई उनको तो फ़ायदा मिल रहा है, उनकी तो इकोनॉमी जो है ना बूस्ट हो रही है ना, उनके पास तो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। और हम लोग अभी तक उस चक्कर में पड़े हैं कि जी प्राइवेट क्यों। अरे प्राइवेट जो है ना गवर्नमेंट के लिए एक बड़ी बैकबोन है। मैं समझती हूँ अगर प्राइवेट इदारा ना होता तो शायद ये बच्चे जो है ना हमारे और गलियों मोहल्लों में रुल रहे होते और हमारा मेयार ख़राब हो रहा होता। मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए रियली मैं कहती हूँ गवर्नमेंट को चाहिए, मैं अपने आप को इस चीज़ में पेश करती हूँ कि मेरे जितने कैंपस मौजूद हैं, गवर्नमेंट कहे कि जी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देती हूँ, मैं देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, मेरी कोई नीड नहीं है, मेरा जस्ट शौक है, मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन रीज़न क्या है कि गवर्नमेंट जो है ना प्राइवेट सेक्टर को दे क्या रही है। आप जो है ना अपने जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं उनको क्या दे रहे हैं। आपका एक टीचर आ रहा है, क्यों भागे चले आते हैं भाई गवर्नमेंट की जॉब्स लेने के लिए। उनकी स्टार्टिंग सैलरी एक प्राइवेट यानी प्राइमरी टीचर की आई थिंक के 30 to 40,000 स्टार्टिंग सैलरी यानी कि बेसिक सैलरी है उनकी, वो चले। और हम लोग जो है जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो बहुत कम। अगर एक मास्टर टीचर्स हैं तो हम मास्टर क्या, हम ग्रेजुएट टीचर से भी इतना ही काम ले रहे थे। जो ग्रेजुएशन करके नए फ्रेश बच्चे या बच्चियाँ स्कूल्स में आते हैं, हम उन्हें पूरा प्लानर दे रहे होते हैं, उन्हें पूरी ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, चेक एंड बैलेंस कर रहे होते हैं। जो बेहतर वजह ये नहीं है, उसकी रीज़न क्या है कि हमारे यहाँ तमाम किस्म के जब बनाते हैं, हम लॉज बनाते हैं, सब इम्प्लीमेंट उस पर बिल्कुल नहीं करते। अब हम ये कहते हैं कि जी एजुकेशन मिनिस्टर है, वो डंडा ले लेके एक स्कूल में जाए, नो नेवर। देखिए उसके नीचे जो अमला है उनको चाहिए कि वो जाएं और जाके चेक एंड बैलेंस करें। जब चेक एंड बैलेंस नहीं होगा और आप रिलीफ देंगे कि एक टीचर घर बैठे हुए सैलरी ले रहा है और आप उसको देख नहीं रहे। मैं इस चीज़ पे सिंध गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने बड़ा अच्छा इकदाम किया जब देखा कि गोस्ट स्कूल है। और मैं सरदार शाह साहब जो यहाँ के मिनिस्टर थे, एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने बड़ा अच्छा स्टेप लिया। और मैं अक्सर उन्हें कहती थी कि शायद ये आपने मेरी बातें सुन के स्टेप लिया। मैं कहती थी कि जो भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उनको मस्ट भी है, उनको कहें कि आपके जितने बच्चे हैं, आपके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में या गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ेंगे। फिर भी माजरत के साथ मुसरत साहिबा आप तो ये कह रही हैं, लेकिन फिर भी सैलाब के बाद हमने देखा कुछ भी नहीं हुआ और उससे पहले भी सिंध में बहुत बुरी हालत थी। सैलाब की बात करें, वो बात आपकी सही हो सकती है कि आप 30 लाख लोग, देखो 30 लाख लोग घरों से बिल्कुल फारिग हुए हैं, उनके पास घर ही नहीं है, छत ही नहीं है। एजुकेशन की बात बिल्कुल करें, छत ही नहीं है। और सिंध गवर्नमेंट ने तकरीबन, तो फिर और ज्यादा सिंध गवर्नमेंट के ऊपर आ जाएगी, तो मेरे ख्याल में हम उसे रहने देते हैं। की बात नहीं कर रही, मैं इसलिए कह रही हूँ कि सिंध गवर्नमेंट ने दिए और काफी सारे स्कूल्स को मैं खुद पर्सनली, क्योंकि मेरा ताल्लुक एजुकेशन से और मेरा इंटरेस्ट भी उस तरफ है, तो काफी सारे स्कूल को बना रहे हैं और बनाया भी है। लेकिन जरूरत है, मेरे ख्याल में जितनी जरूरत है और जितने सालों से वो सिंध में हुक्मरानी कर रहे हैं, बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन खैर वो बात कहीं और निकल जाएगी। कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बहन जी, क्या हाल है? ठीक हो? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सर जी मैंने तालीम के हवाले से बात करनी थी। मैं ज़ाहिर बात करूँ इस्लामाबाद से। जी मैडम जी, ये जो पाकिस्तान में ये जो तालीम का जो ड्रामा नचाया जा रही है सारा झूठ है। यहाँ पे इतने गरीब बच्चे रह रहे हैं। मैं जिस इलाके में रह रहा हूँ इस्लामाबाद तरलई में, यहाँ पे एक माफिया है कि जो बच्चों के तालीम में बहुत बड़ा रुकावट है। और ये जो रुकावट है, अभी जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मैं आर्मी से रिटायर पर्सन हूँ, यहाँ पे जब मुझे फौज से रिटायरमेंट पे जमा पूंजी मिली थी, तो यहाँ पे कुछ कब्जा माफिया है कि इनका अपना ये माफिया फैलाए हुए, और वो फिर हमारे जैसे लोगों से पैसे रकम बटोरते हैं यानी कारोबार के हिसाब से। और फिर उसके बाद जो उनके साथ यहाँ का मुकामी पुलिस, यहाँ के मुकामी चौधरी और फिर वकील और जज भी इनके साथ मिली। मैं हल्फन ये बयान आपको देता हूँ मैडम। और इस तरीके से जो मेरे बच्चे थे उन ठीक है, मैं आपकी बात समझ आ गई। जाहिर साहब अभी हम इस पे बात कर लेते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। मैडम मैं ये बात करना चाहता हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ से यासीन बात कर रहा हूँ।
तो इस हवाले से बात करनी है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसके अंदर जो है ना, जैसे टीचर्स वगैरह हैं, उनको तनख्वाह तो ये लोग बेहतर देते नहीं है, तो ये कहते हैं कि हम बेहतरीन तरीके से जो ना प्राइवेट सेक्टर चला रहे हैं। तो सबसे बेहतर तो ये है कि गवर्नमेंट में जो ना इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होता है, गवर्नमेंट सेक्टर की जो ना बिल्डिंग या फर्नीचर भी बेहतर होता है। तो आपके पास जो गवर्नमेंट स्कूल है मुजफ्फरगढ़ में वो अच्छे हैं? जी मैडम, अच्छे हैं, लेकिन उनकी कारकर्दगी जो ना, अगर हाँ, तो वही मसला है ना, ऐसी बिल्डिंगों में तो हम भी अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं। मसला ये है कि वहाँ बिल्डिंग तो मौजूद होती है कभी कभी ना, लेकिन टीचर नहीं मौजूद होते, पढ़ाई नहीं होती। इसी वजह से प्राइवेट सेक्टर पे आज हम बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। कॉलर्स के हवाले से जितनी बातें हुई, कोई जवाब देना चाहते हैं? बहुत अच्छी बात की मैडम ने भी, बड़ी अच्छी बातें की। देखें, इंडिया के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये मामला हमारे पाकिस्तान से भी ज़्यादा बड़ा गंभीर था। तो एक केस आया जिसमें उन्होंने यही बात की, तो वहाँ पे ये डिसाइड हुआ, कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर जारी हुआ कि जितने सरकार से कोई मरात लेता है, बेनिफिट लेता है, मुलाजिम है, तनख्वाह ले रहा है, चाहे वजीर है, मशीर है या कोई भी, वो अपना बच्चा पब्लिक स्कूल में पढ़ाएगा। सेम लालू प्रसाद यादव, रेलवे का वो मिनिस्टर था, उसने एक ऑर्डर पास किया कि कोई भी ऑफिसर जो है, कोई भी डिपार्टमेंटर है, वो बाय एयरप्लेन से ट्रैवल नहीं करेगा, वो रेलवे के जरिए करेगा। ये दो मॉडल ऐसे थे जो कि आज भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक मॉडल के तौर पर डिस्कस होता है कि उन्होंने कैसे अपने स्टेट के स्कूल्स को इस लेवल पे लेकर गए कि सेक्रेटरी भी और मिनिस्टर भी अपना बच्चा पब्लिक स्कूल में पढ़ा रहा है। बिल्कुल, मैं बहुत से केसेस में प्राइवेट स्कूल की नुमाइंदगी करते हुए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में अपियर हुआ। मैंने ऑनरेबल कोर्ट्स में ये इस्तदा खुद की कि ये वाला एक जजमेंट आ चुका है, हम उसको फॉलो करें तो हमारी पब्लिक स्कूल की हालत अच्छी होगी। जिस दिन पब्लिक स्कूल की हालत अच्छी होगी, ये जो हमारे ऊपर प्रेशर है जी, ये करके वो करके, ये खत्म होगा। जब बच्चे पब्लिक स्कूल में जाएंगे सरकार के, उनके अपने बच्चे तो मेरे पास पढ़ते हैं, उनके सरकार में गवर्नर है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, इनके बच्चा तो मेरे पास पढ़ रहा है। वो क्यों अपने स्कूलों का सोचेंगे? क्यों रेलवे को जो इंडिया में कामयाब हो गया सिस्टम, हमारे आज भी नहीं कामयाब हुआ? क्योंकि उन्होंने डिलिबरेटली, दुनिया में मैंने नहीं देखा कोई एयरलाइन कोई नाकाम हो, हमारी क्यों हुई? इसलिए कि उनके पैरेलल प्राइवेट सेक्टर खुद से इन्होंने अब आए थे। हम डिलीवर कर रहे हैं, हम अपनी बाजुओं पे कायम हैं। आप पिछले 3 से 4 रैकेट्स में अपने डेकेड्स के रैकेट उठा के देखें तो आपको तमाम पोजीशन होल्डर प्राइवेट सेक्टर से मिलता है। आपको स्कूल एजुकेशन से उठाएं, कॉलेज एजुकेशन, आपके यूनिवर्सिटी के अंदर हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरे हैं, हम ये कह रहे हैं कि उन्हें भी अच्छा होना चाहिए ताकि एक दूसरे के साथ मिलकर आगे चलें। इसके जी आप नहीं भी कह रहे, लेकिन फिलहाल तो ऐसा ही। लेकिन मैं आपको एक बात कहूं, और ये अगली सूरत इससे भी खतरनाक है। अभी तो ये बात हो रही है, अब हमारा बच्चा कंपीट कैसे करेगा इंटरनेशनल नॉलेज इकोनॉमी? हम कॉन्फ्रेंस हमने जो कल की है, हमने पूरे पाकिस्तान में सीरीज लेकर जा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ जो हमारी एक्सपर्टीज है हम शेयर करें, जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज है हम मिलकर उसको पूल करें। इन बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटरनेशनल लेवल की सर्टिफिकेशन करवाएं, हम अपने बच्चों को स्किल्स दें। जब तक हमारा बच्चा स्किल्स बेस्ड नहीं होगा, 65% मेरा बच्चा जो है उसको इस वक्त हमारे कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। ह्यूमन कैपिटल इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके नेचुरल रिसोर्सेज कोई मैटर नहीं करेंगे, आपका कंट्री साइज कोई मैटर नहीं करेगा, आपका ह्यूमन कैपिटल करेगा। इंडिया $120 बिलियन सालाना जो है वो ओवरसीज से कमा रहा है। चाइना के अंदर $60 बिलियन कमा रहे हैं, हम 30 कमा रहे थे लास्ट ईयर और अब कम हो गए $26 बिलियन पे आए हैं, जो कि कैपेसिटी रखता है कि हम 60 to 70 बिलियन डॉलर कमा सकते हैं। ठीक है। इस वक्त आर्मी चीफ ने एक प्लान दिया मुझे ब्रेक लेनी है जल्दी, मुख्तसरन आप SIFC में मैं बल्कि यही कहूंगा कि वो अगर उसको कनेक्ट आप करेंगे नॉलेज इकोनॉमी के साथ और वो ग्रास रूट लेवल स्कूल एजुकेशन से होगा, तब हमारे मसाइल का हल होगा। और आसान आखिरी चीज मैं ये कहूंगा कि आप इन्वायरमेंट दें। आपके पास पैसा नहीं, आप MNST डिक्लेयर करें 10 साल के लिए कि कोई स्कूल खोले, कॉलेज खोले, यूनिवर्सिटी खोले, नॉलेज इकोनॉमी के ऊपर ट्रेनिंग सेंटर्स खोलें। उनसे ना सोर्स ऑफ इनकम पूछा जाएगा, ना टैक्स। अच्छा, सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं पूछा जाएगा, तो आप तो तभी आपको टैक्स भी ना लिया जाए, सोर्स ऑफ इनकम भी ना पूछा जाए, फिर देखिए कितने इदारे खुलते हैं। वो फिर गवर्नमेंट MNST दी जा रही है इस मुल्क में। अच्छा, हम इस पे बात करते हैं। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और कंटिन्यू करते हैं।
जी वेलकम बैक। और आज तो हमने नॉलेज इकोनॉमी और बाकी दीगर चीज़ों पे भी बात करना शुरू कर दी है। एटलीस्ट बात तो पाकिस्तान में हुई, फिर उसके बाद आगे भी चीज़ें होती चली जाती हैं, लेकिन दुनिया भर में आप देख रहे हैं कि एआई और बाकी टूल्स को कितना फ़ाल बनाया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों को उससे इक्वेंट किया जा रहा है कि वो जानें, समझें और उसका हिस्सा बने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास चीज़ें बड़ी देर में आती हैं, टेक्नोलॉजी आ जाती है, हम उसकी ऐसी तराश खराश करते हैं, हर तरीके से उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जहाँ काम की चीज़ें हैं वहाँ पर थोड़ी हमारी नेग्लिजेंसी होती है। मेहमान हमारे साथ तमाम मौजूद हैं। अख्तर साहब, टीचर्स की भी हम बात कर रहे थे, टीचर्स क्वालिटी भी हमारे पास डिटोरिएट हो रही है और लोगों का जो एक मुझे लगता था वक्त के साथ जो हार्ड वर्क और पैशन था ना, उसमें भी कुछ कमी आ गई है। ये इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से है, एजुकेशनल कंडीशन की वजह से है, ओवरऑल, या जो डिसअपॉइंटमेंट पाकिस्तान में हर दूसरे शख्स को है उसकी वजह से? ये सारी वजूहात हैं, बस किसी में कोई वजह ज़्यादा हो सकती है, कोई कम हो सकती है। बात ये है कि एक पैशन होता है, कोई भी बंदा एम ऑफ लाइफ बनाता है। एक बच्चा होता है, उसको जैसे हम डॉक्टर और इंजीनियर की एग्जांपल देते थे, इसी तरह से कुछ सीएसएस के लोग, तो ये एक शौक होता है जब देखते हैं कि एक टीचर की रिस्पेक्ट नहीं है और एक स्टूडेंट क्लास में पढ़ता है और पेरेंट्स बताते हैं कि जी हम इनको फ़ीस दे रहे हैं और शायद ये ज़रख़रीद ग़ुलाम है, माजरत के साथ मेरी ये लैंग्वेज है, तो फिर वो बच्चा वहीं से सोचता है कि कम से कम मैं टीचर तो नहीं बनता। पॉइंट टू बी नोटेड। समझ में आ रही बात? वो क्या टीचर बनेगा, क्या इस प्रोफेशन में आएगा जो कि प्रोफेशन मदर ऑफ ऑल अदर प्रोफेशन कहा जा सकता है, इतना रिस्पेक्टेबल है। तो रिस्पेक्ट ही जब नहीं होगी प्रोफेशन में, तो जाहिर है फिर उसमें इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। हमें मोटिवेशन करनी है, हमें काउंसलिंग करनी है यूथ की, हमें एक एग्जाम्पल सेट करना है अपने एनवायरनमेंट के। टीचर जो है बहुत रिस्पेक्टेबल होता है, रिसोर्सफुल होता है, उसको हमें डेवलप करना है, क्योंकि अगर ट्रेन टीचर मौजूद नहीं होगा, पाकिस्तान किस तरह डेवलप होगा। अब इस वक्त यूथ की बात करें या बच्चों की बात करें कि जो इस वक्त प्राइमरी स्टेज के अंदर बच्चा है, वो अगले 10 साल में जो है वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेशनल डिग्री के लिए जा रहा होगा, वो लीडरशिप में जा रहा होगा। हमें स्किलफुल यूथ चाहिए। अगर स्किलफुल यूथ नहीं होगी तो जाहिर है कि कैसे होगी। इसीलिए ये अब ग्लोबली ये चीज़ चल रही है, जिस पे कल ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन ने कराची में कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। तो जाहिर है नॉलेज इकोनॉमी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इस वक्त दौर ये है कि मैन पावर को इतना स्किलफुल बना दो कि वो अगर पाकिस्तान में खड़ा है, अपने घर में खड़ा है, अपने शहर में खड़ा है या कहीं बाहर जा रहा है, उसकी नीड होनी चाहिए वो वहाँ से ज़र मुबादला कमाए और अपने मुल्क की तामीर भी करे, उसकी तरक्की भी हो। तो ये ग्लोबली ये चीज़ आ रही है। हमारा बच्चा जो है डिग्री लेके, सर्टिफिकेट ले घूमता है और वो नॉन स्किल के अंदर कैटेगरी में आता है, और फिर जब नॉन स्किल में जाता है, चाहे वो बाहर जाए, तो कैसे ज़र मुबादला कमा के भेजेगा। अगर पाकिस्तान में काम करेगा तो उसको फिर वो नए सिरे से, मार्केट की नीड ही डिफरेंट है। मार्केट की नीड वो नहीं है जो मैथ्स अलजबरा कराया जा रहा है या वो कोई भी रट्टा लगाया जा रहा है। मेमोराइजेशन की एजुकेशन नीड नहीं है, कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन की नीड है, प्रोजेक्ट बेस्ड, एसएलओ बेस्ड होनी चाहिए, लर्निंग आउटकम वाली नीड की नीड है। तो हमें अपने बच्चों को वो फ्यूचर स्किल्स देने हैं, ना सिर्फ हार्ड स्किल्स देने हैं, हमें सॉफ्ट स्किल्स भी देने हैं। बड़े अगर सॉफ्ट स्किल्स नहीं लेकिन ये बातें हो रही हैं क्योंकि इस वक्त जो है हर बच्चे का रुझान ये हो गया है, या माँ बाप भी अगर थोड़ा बहुत भी कर सकते हैं कि यहाँ से बच्चे को दूर भेज दो। डिसअपॉइंटमेंट जो मैंने कहा, वो फीलिंग इतनी ज़्यादा है कि इस वक्त की बहुत चैलेंजिंग है कि टीचर्स अच्छे, स्टूडेंट्स को जो आप स्किलफुल बनाने की बात करें, लोग समझते हैं शायद पाकिस्तान से बाहर चले जाएं तो उसमें ही आफियत है और बेहतरी है। तो खैर इस पे मज़ीद हम बात करेंगे। दोबारा अनफॉर्चुनेटली एक ब्रेक आ गया। मुसरत साहिबा, आपकी तरफ भी हमें आना था, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। बड़ी यहाँ पर मुफीद डिस्कशन चल रही है। काशिफ मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अख्तर आराई साहब मौजूद हैं, मुसरत न्याजी साहिबा मौजूद हैं। मुसरत साहिबा, आप लोगों ने तो प्रोग्राम जारी रखा था ब्रेक में भी सो वही तमाम चीज़ें आप लोग बता सकते हैं। टीचर्स पे भी हम बात कर रहे थे, जो निज़ाम पे हम बात कर रहे थे। तो जब आप लोगों से बात की जाती है, आप जैसे लोगों से, तो ऐसे लगता है फिर हमारे पास कोई वे आउट नहीं है, बेहतरी नहीं हो सकती। नहीं माँ बाप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताएं। चले तालीम से, वो स्कूल की तालीम से काफ़ी जगह काफ़ी माँ बाप बहुत खुश हैं, लेकिन उसको अफोर्ड करना और फिर ये कि स्कूल के खर्चे अलग, स्कूल से रेलेवेंट खर्चे दूसरे अलग, उस पूरे सिस्टम में अपने आप को सेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
देखिए मैं कैसे इसका रिजॉल्व क्या है? देखिए मैं खुद भी एक माँ हूँ और मैं समझ सकती हूँ कि ये जो महंगाई का तूफान है हम सब पे, पूरी पाकिस्तानी कौम पे है, तो उसका सामना करना, फिर तमाम तरह की जो स्कूल फी। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊँ आपको नुसरत, बड़ी टू बी फ्रैंकली, कि हमारे तमाम चीज़ें, तमाम लाइबिलिटीज़ हमारी पूरी हो जाती हैं घरों में। किसी की शादी हो, मैं जितनी भी गरीब हूँ तो मैं फिल फॉर कोशिश करूँगी कि नहीं जी, एक सूट तो मैंने पहना है, ये तो मैं पहन चुकी हूँ, मुझे नया सूट चाहिए। लेकिन बाकी चीज़ें भी हैं, हमने कहीं शिरकत करनी है, खाना है, पीना, सब कुछ कर लेंगे। लेकिन जहाँ स्कूल, जहाँ एजुकेशन की बारी आई, मैं एक माँ भी हूँ ना, तो मेरी भी कोशिश होगी इस पॉकेट को थोड़ा सेव कर लूँ, जिस तरह गवर्नमेंट कर रही है। क्योंकि गवर्नमेंट भी तो ये कर रही है ना कि इधर उधर लगा रही है, लेकिन एजुकेशन पे और हेल्थ पे वो चीज़ नहीं दे पा रही जो नेसेसरी है। देखिए इंसान की ज़रूरत है तालीम और सेहत, उस चीज़ पे जब हम नहीं करेंगे, तवज्जो नहीं देंगे, तो वो बेकार हो जाएगी। लेकिन मैं बारहा कहती हूँ कि गवर्नमेंट सेक्टर बेहतर करे, अच्छे प्राइवेट, देखें अख्तर बैठे हुए हैं या मिर्ज़ा साहब बैठे हुए हैं, चले मैं अच्छी नहीं, मतलब अगर ये दो लोग अच्छे बैठे हुए हैं तो इनको फैसिलिटेट करें कि भाई इस क्लास, हाई क्लास को अख्तर ने करना है, मिडिल को इन्होंने करना है, जो बिल्कुल ही नीचे का तबका है उसको मसरत न्याजी को दे दें। ठीक है ना, कि आप हमें इसमें इतना ही इम्प्रूव करके दिखाएं जितना अपने स्कूल को आपने किया। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स के बच्चे जो है ना पोजीशन होल्डर्स भी हैं। क्यों है भाई, कोई बोर्ड उनका तो नहीं है, बोर्ड तो गवर्नमेंट का है। तो इसी तरह से ये जब तक ख़त्म तसलसल नहीं होगा, ऑन बोर्ड प्राइवेट सेक्टर को और गवर्नमेंट सेक्टर को नहीं देंगे, और अच्छे जो स्कूल्स हैं उनके टीचर्स जाके प्राइवेट सेक्टर्स को समझाएं, सिखाएं, उनको वो स्किल्स दें। क्योंकि हमारे यहाँ तो ये होता है कि जॉब गवर्नमेंट मिल गई तो हम आराम, रिलैक्स हो गए, हमारा तो कुछ नहीं करना। और दूसरी बात ये कि हमारे जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं या जो टीचर्स हैं, अगर वो एक दफ़ा किसी भी करप्शन में मुलविस पाए जाते हैं तो मैं कहती हूँ उनको ऐसा बैन करें कि ज़िंदगी भर उन्हें दोबारा उस जॉब पे ना लेकर आए। तो इस तरह के जो कुछ अमली नमूने हैं, अमली नमूने नुसरत देने पड़ेंगे, देन हम ठीक होंगे। क्योंकि हम जो है ना, जो कौम है वो हम डंडे की हैं, हम डंडे से चलते हैं, हम मोहब्बत से बहुत कम लोग चलते हैं। और देखिए बैकबोन है एजुकेशन, ये बच्चे हमारा फ्यूचर है। आज मैं हूँ, आप है, हम चार पढ़े लिखे लोग बैठे हुए। जो प्राइवेट सेक्टर वाले, देखिए मैं खुद प्राइवेट सेक्टर की हूँ, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर वाले भी मौजूद हैं कि नकल करके सिर्फ अपनी एजुकेशन को, अपने परसेंटेज को ज़्यादा अच्छा कर लेते हैं। जी मेरा तो 100% आ गया, न्याजी ग्रामर का 100% रिजल्ट आ गया, लाहौर का ना आए ताकि वो मुझसे नीचे हो, इसी तरह अख्तर भाई का ना आए। तो जब ये करते हैं ना, तो ये प्राइवेट सेक्टर्स के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि बहुत बड़ा स्कूल्स, चाहे हम देखिए, हमने और आपने भी पढ़ा है कि डिस्ट्रिक्ट, अगर मैं साउथ में रह रही थी तो इतने दूर दूर स्कूल्स हुआ करते थे हमारे, और बड़े स्कूल्स होते थे, वहाँ पे 200 अगर टीचर्स हैं तो हमारे यहाँ 1000-2000 स्टूडेंट्स का भी सेंटर बन। यहाँ मैं देखती हूँ 100 गज या 200 गज भी स्कूल है, उसमें आप 1000 बच्चे को या 800 बच्चे को भेज देते हैं। और फिर अख्तर कहेगा, न्याजी साहिबा ये मेरा बच्चा है, मेरा स्कूल है। मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बात बता रही, झूठ नहीं बोल रही। वो कहेगा कि जी मेरे टीचर्स को ना कोशिश करें थोड़ा इन आउट कर दें मेरी क्लास के अंदर। मैं कहूँगी जरा आप ऐसा देख लीजिएगा, जब तक ये बेईमानी, सारे प्राइवेट के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, सब प्राइवेट के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन जब तक ये बेईमानी खत्म नहीं होगी, जब तक हमारी स्टडी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम याह्या साहब। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो सबको सलाम हो, और माशाल्लाह अख्तर भाई बैठे हैं, ये तो सिर्फ एजुकेशन की हर बात पे बात करते हैं, न्याजी जी बादशाह बोलती। थोड़ा सा मैं मत दूंगा, नुसरत भाई थोड़ा सा मत कीजिएगा। देखिए मैं आपके मौजूद की आप सबसे पहले ही कहना चाहूंगा, देखिए बात ये है कि जब तक पब्लिक सेक्टर स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल जो हैं, वो अगर आप सही नहीं करेंगे तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। यही बात कर रहे हैं। आम आदमी को आपको तालीम देनी है, you have to maintain that, you have to keep the standard high of the private school, public sector school। अब जब जहाँ स्टबल बन चुके हो स्कूलों के अंदर, जहाँ यानी गधे दौड़ रहे हो, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे। ऑन द अदर साइड देखिए, दो स्कूल, मेरे बच्चे बहुत आम स्कूल से पढ़े हैं, बिलीव मी, लेकिन मेरे बच्चा डूइंग ईसीसी एंड इज डूइंग वेरी वेल। और मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं दो किस्म के स्कूल है, एक प्राइवेट स्कूल है जो एवरेज क्लास स्कूल है, वो तो बेचारे बहुत मुश्किल से गुजारा करते हैं, आई नो दैट। लेकिन दूसरे जो स्कूल हैं, जो बीओटी स्कूल है, वो दे आर गेटिंग सो मच मनी, और वो दे आर मेकिंग मनी, और वो बहुत हद से
ज्यादा पैसे ले रहे हैं, इट इज अनजस्टिफाइड और दे आर नो कंट्रोल ओवर दैट। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि मुझे अख्तर आयन साहब बैठे इनसे और मुसद निहारी साहब से एक बात ये करनी है कि हम एजुकेशन पे इतनी बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट लेवल पे हम बात करते हैं, जो लोग एजुकेशन सिस्टम चला रहे हैं उनका एजुकेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, उनको एजुकेशन की नो हाउ ही नहीं है। जब वो लोग नहीं होंगे तो आप कैसे पॉलिसी बनाएंगे? दूसरी एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कब से सुन रहे हैं कि यूनिफाइड स्कूल एजुकेशन सिस्टम बनाया जाएगा। अगर मैं कराची की बात करूँ, यहाँ की बात करूँ, सिंध की बात करूँ, 3-4 बोर्ड है, 3-4 सिस्टम है, तो कैसे क्लासिफिकेशन नहीं होगी? क्लासिफिकेशन होगी ना, बिल्कुल जब आपको यूनिफाइड करने के लिए क्या इख्तियार किया जाता है। और अक्सर हम आपसे मेरी ये एक मैं 3 सेक्शन मांग रहा हूँ कि जो अगर आपकी जो गवर्नमेंट है जो एजुकेशन इंप्रूव करने के लिए वो क्या सेक्शन देंगे जो गवर्नमेंट को सुननी चाहिए, क्योंकि नई गवर्नमेंट आ रही है, अगर ये नहीं करेंगे तो हमारा फ्यूचर बहुत डार्क होगा। ठीक है, इस पे ऑनर बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने इन दोनों से भी सवालात किए, उसका जवाब आप दीजिएगा। लेकिन पहले काशिफ साहब, मैं आपसे ये बात वैसे भी करना चाह रही थी कि एक खबर हमने सुनी थी कि थ्रू आउट पाकिस्तान जो है एक बोर्ड होगा। ठीक है, ये खबरें आई। अच्छा, इस खबर से खुशी के बजाय दुख भी हुआ इस वजह से क्योंकि कुछ बोर्ड बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कुछ बोर्ड अल्लाह माफ़ करे बिल्कुल नालायक हैं। फिर आप जब ये देखते हैं कि कैम्ब्रिज बोर्ड है वो बहुत अच्छा काम करता है, आगा खान बोर्ड है वो अच्छा काम करता है, फेडरल बोर्ड की भी कुछ बेहतर तफसीलात हम सुनते रहते हैं। सो ये तमाम बोर्ड जब आपके मुल्क में हैं तो आप कोई कमेटी बना सकते थे, कोई काम ऐसा कर सकते थे कि एक यूनानिमस पूरा सिलेबस भी और सिस्टम भी उजागर किया जा सकता बेहतर। कैम्ब्रिज को हम क्यों पसंद करते हैं? हमें इसलिए थोड़ी पसंद है कि उस पर यूके का ठप्पा है, हमें तो यूँ पसंद है क्योंकि उसमें बच्चे को एनालिटिकल थिंकिंग आ जाती है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बुक रीडिंग की आदत हो जाती है, बच्चे रट्टा नहीं लगाते हैं, खुद से चीज़ें कर रहे होते हैं। तो क्या हमारे यहाँ ये बहुत मुश्किल काम था कि इसको किया जा सके या हम इस तरह से अपने पूरे सिस्टम की ओवरहॉलिंग कर सकें? पहले तो एक बहुत गलत काम हुआ जो आर्टिकल जो हमारे अमेंडमेंट 18 हुई उसके अंदर, ठीक है बहुत अच्छी बातें हुई होंगी, लेकिन जो एजुकेशन को और हेल्थ को जो था वो सिर्फ उसको प्रोविंशियल सूबे का बना दिया। नहीं, वो पूरा ही बहुत, मैं तो कहती हूँ वो मिल बैठ के हम सब बांट के वो करेंगे, ये बात है था। और उसका नतीजा ये निकला कि जो ऑलरेडी एक सिस्टम जो था इतना अच्छा नहीं था, उसमें हमने आखिरी कील एक ठोक दिया। जी, जब तक आप इसको 18 अमेंडमेंट में से ये अमेंडमेंट मजीद करके इसको वापस फेडरल के अंडर नहीं करेंगे, ये जो वन सिंगल बोर्ड वाला काम हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। दूसरी बात उसमें ये आएगी कि हमने जो अपना करिकुलम डिज़ाइन किया, जो नेशनल पॉलिसीज़ हमने बनाई अभी 21 के अंदर, उसमें एक सबसे बड़ा जो एक गैप है, जो एक लूप होल है, वो ये है हमने फोकस किया है एजुकेशन को, और एजुकेशन जो है वो कभी भी ट्रेनिंग के बगैर कंप्लीट नहीं होती, वो ट्रेनिंग का एलिमेंट उसमें नहीं है। हमने माँ की गोद से जो सबसे पहले ट्रेनिंग का एक अदारा था वो हमने खींच लिया, हमने प्री स्कूल से लेके फिर उस ट्यूशन सेंटर्स तक कायम करके सुबह से लेके शाम तक बच्चे को उसको घर से बाहर बच्चा भेज दिया। तरबियत वाली चीज़ें जो थी, एलिमेंट जो थे, वो ना तलीमी इदारों में हमने उनको देने दिए, क्योंकि नंबर गेम में बच्चे को हमने, मेरे बच्चे ने इतने नंबर ले लिए 1100 में से 1100, ये लास्ट ईयर जो उससे पेंडेमिक में 5500 बच्चों के आए, और नतीजा ये हुआ वो उनके वो वेल एजुकेटेड का नाम तो उसको दे दिया, लेकिन वो वेल ट्रेंड थे ही नहीं, उनको कोई स्किल हमने नहीं दी। यही बात तो आज हम कर रहे हैं, हमारा बच्चा डिग्रीज लेके बाहर घूम रहा है, उसको डिग्रीज का उसको पता ही नहीं मैंने इस्तेमाल क्या करना है, क्योंकि उसके पास उसकी स्किल नहीं है। हमें फौरी तौर पे जो इमरजेंसी डिक्लेयर करनी चाहिए वो इस बात पे करनी चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमारा जो यूथ है 65%, उसकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या है। ह्यूमन जब तक डेवलपमेंट आप नहीं करेंगे, उसको स्किल्स दें, जो आप कहते हैं हमारा अभी भी जो 80% जो यूथ जाती है जॉब लेने, वो आपकी मिडल ईस्ट में जाती है। जो असल मार्केट, बड़ी मार्केट है, जो यूरोपियन है, आपके यूएस है, आपके ऑस्ट्रेलिया साइड है, यहाँ हमारा कितना ह्यूमन जो है कैपिटल इन्वेस्ट हो रहा है, वो वहाँ ना जाता है। वहाँ से जो आप अर्न करते हैं वो मोस्टली आपकी लेबर क्लास जाती है। हमारा जो मिडिल क्लास या अपर क्लास जो है, जो स्किल्स डेवलपमेंट के पास काम करते हैं, जो आईटी से रिलेटेड है, जो इसका मैं अर्ज ये बार बार क्यों कर रहा हूँ, $120 बिलियन इंडिया किस तरह कमा रहा है, मेनली उनका आईटी एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है। तो वहां से हम किस तरह कमाएंगे? जब हम अपने बच्चों को तैयार करेंगे उसके लिए, तो उसके लिए फिर मैं इस बात से तो एग्री करता हूँ, होना चाहिए, लेकिन उसके लिए पहले आपको अब अख्तर साहब और मुसरत साहिबा, आप दोनों से उन्होंने सवालात भी किए, याहिया साहब ने, क्या जवाब देंगे उनको? देखिए, बात यह है कि जो एजुकेशन सिस्टम में जो इस्लाहात करने वाली है ना, वो बुनियादी। सॉरी, मैं आपको दोबारा इंटरप्ट कर रही हूँ, एक और कॉलर है, फिर एक साथ जवाब दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। नुसरत कैसी हैं आप? खुरम जी। जमाल बात कर रहा था। जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। जी खुरम अच्छा, जमाल मैंने अर्ज ये करनी थी कि शायद आपको याद हो, आप हमारे प्रोग्राम में भी आई थी ड्रग कर्निंग में, और उसमें टैबलो भी हुआ था एंटी नार्कोटिक्स में। बच्चों जी, से जी। मेरा बहुत करीबी ताल्लुक है, स्कूलों से, जी और तकरीबन 35 साल हो गए मुझे इस फील्ड में। अब मुझे अर्ज ये करनी थी कि स्कूलों को, जो प्राइवेट स्कूल है ना, उनकी कोई एसओपी नहीं है। 40 गज पे मैट्रिक का स्कूल है। अच्छा, टीचर जो है वो मैट्रिक है। अब उनके लिए जो, जब तक आप ये कोई नहीं बनाएंगे, कोई एसओपी नहीं बनाएंगे, उसका कोई बायलॉज नहीं होंगे कि जो प्रिंसिपल है, जो ऑनर है, उसका ताल्लुक कितना एजुकेशन से है। बिजनेस, ये तो बिजनेस बन रहा है, हो रहा है ना, एजुकेशन नहीं है। अब हमारे यहाँ आप ये देखें कि पूरे कराची में हजारों स्कूल है, दरबा स्कूल है। इस यूनिवर्सिटी 1000 गज के प्लॉट में यूनिवर्सिटी खुली हुई है। सही, बिल्कुल तो ठीक है। अब अगर ये जब तक बुनियादी चीजें आप नहीं करेंगी तो तालीम कैसे सही होगी? ठीक है खुरम साहब, इसका भी जवाब ले लेते हैं। जी जी देखिए, मैं यहीं से जवाब शुरू करता हूँ। 40 गज पे कोई भी स्कूल रजिस्टर्ड नहीं है, और अगर मे भी लेकिन गली मोहल्ले में जो खुले होते हैं, अब माँ बाप को तो नहीं पता ना कुछ जगहों पे। मैं बता रहा हूँ एक्चुअली, क्योंकि जो डीजी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके रूल्स मुताबिक हैं, एसओपीज हैं, वो रजिस्ट्रेशन नहीं देते। ऐसा नहीं है, 120 गज पे थे मगर उनको भी रिन्यू नहीं किया जा रहा है। इंशाल्लाह काम होगा। मगर बात क्या है कि वैसे भी एजुकेशन में तो इमरजेंसी नाफिज करने की ज़रूरत है भाई। और ना कीजिए आप, हमें कुछ ना दीजिए, हमें टैक्स फ्री तो कर दीजिए। आप टोटल टैक्स फ्री का, इनडायरेक्ट टैक्सेस तो बिल्कुल ख़त्म कर दें आप। डायरेक्ट जो इनकम टैक्स होता है उसके रिटर्न फाइल बिल्कुल होने चाहिए। हमारे जो टीचर्स कब हमारे इंक्रीज होंगे, या टीचर्स कब आएंगे कि अगर 6 लाख रुपए की आपने उसको एक छूट दी हुई होती है इनकम टैक्स में, उसको 12 लाख की दे, ताकि जो इसके अंदर जो सैलरीज भी बेहतर हों, डर के मारे सैलरीज भी ज़्यादा नहीं दी जाती, और उनको जो इनकम टैक्स फ्री कर दिया जाए, तो ताकि तालीम की फील्ड में लोग आएँ, पढ़ा लिखा पाकिस्तान बनाएं और स्कूल्स बढ़ें हमारे पास मयारी तालीम को देने के लिए। क्योंकि इस वक्त आप आज याद कर लीजिए, आज 1 क्लास में बच्चा 2024 में जो आएगा, 2034 में जो है वो मैट्रिक करेगा, और सिंपल मैट्रिक करेगा, 2036 में इंटरमीडिएट करेगा, यूनिवर्सिटी में जाएगा, वो किस काबिल होगा। इसीलिए नॉलेज इकोनॉमी पे बात हो रही है, इसीलिए मैन पावर को स्किलफुल बनाने की बात हो रही है, यूथ डेवलपमेंट की बात हो रही है। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन इसी पे ही काम कर रही है। आइए हम मिलके अपने बच्चे को जो है नॉलेज बेस एजुकेशन दें, कॉन्सेप्ट बेस एजुकेशन दें, स्किलफुल एजुकेशन दें, उसको स्किल्स दें, और यानी एलिमेंट्री स्कूल से उसको स्किल्स देना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने करना है तो हमें बड़े इमरजेंसी की बुनियादों पे करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट रेजिस्टेंस पैदा करती है, कोऑपरेट नहीं करती है, तो प्राइवेट सेक्टर तो अपनी कोशिश कर रहा है। मैंने कहा कि 9250 से कम वाले स्कूल पे टैक्स फ्री कर दें, उससे ऊपर आप टैक्स लीजिए, खुला लीजिए, जैसे मर्जी लीजिए, मगर जो आपने खुद डिक्लेयर किया है उससे कम वालों को आप कोई टैक्स न लीजिए, ताकि जो है इसमें हौसला अफजाई हो, माहिर तालीम या तालीम देने वाले लोग सेंसर इसमें आएँ। ठीक है मुसरत, क्योंकि अब आखिरी के ही चंद मिनट्स हैं, तो प्लीज़। मैं समझती हूँ कि देखें, जहाँ तक मेरे भाई ने कहा 40 गज़ या 50 गज़, मैं तो समझती हूँ कि वो लोग भी थे और वो वक्त भी था कि लोगों ने टाट पे बैठ के पढ़ा, और वो भी हमारे इस मुल्क के, मैं कहीं दूर ना जाऊँ, मिराज खालिद की मैं मिसाल दूँ तो वो भी वज़ीर आज़म बने, और वो ख़ुद कहते हैं कि मैं, क्योंकि उनकी मिसेस मेरी उस्ताद भी थी, वो खुद कहते थे कि मैं जो है ना साइकिल पर जाते हुए दूध देता हुआ जा रहा होता था, और फिर वहाँ साइकिल खड़ी करता था, और अपने स्कूल से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर पैदल जाकर जो है ना मैं तालीम हासिल करता था। मैं इन चीज़ों में नहीं जाती हूँ कि अगर कोई स्कूल 10,000 गज पे है या कोई एकड़्स पे बना हुआ है, तो एकड़्स की ज़मीन, एक ये जो आपका हॉल है ना, ये तालीम नहीं दे रहा। तालीम दे रही है एक आपके पास कलम और एक उस्ताद और एक स्टूडेंट। वो बैठे हुए इस टेबल पे भी होंगे ना, तो वो एजुकेशन लेगा भी सही स्टूडेंट और उस्ताद देगा भी सही। मैं इन चीज़ों में तो जाती ही नहीं हूँ। ठीक है, दूसरी वजह ये, हाँ बच्चों को माहौल मिलना चाहिए, लेकिन वो माहौल एक प्राइवेट स्कूल, नुसरत आप खोल लेते हैं, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आपका दिल चाहता है कि मैं उसमें बेहतरी लाऊं, आप स्कूल खोल लेते हो। भाई जब आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी, जब आपके पास कोई सिस्टम नहीं होगा, आपके पास पैसा नहीं होगा, तो आप क्या करोगे? सिर्फ ख्यालात से तो सब कुछ नहीं चलता ना। जब आपके ख्यालात भी अच्छे हो, आपके साथ गवर्नमेंट भी कुछ आपकी बैक में खड़ी हो, और ये नहीं कहती कि गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दे, हाँ गवर्नमेंट एक रख ले कि आप इतना इतना हमें वापस करोगे, नहीं करोगे तो उस स्कूल को अपना स्कूल बना ले, खत्म, दैट्स ऑल।
ठीक, सो विद दैट बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी तशरीफ़ आवरी का। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन जो हमारे फोरम से आपने लोगों तक पहुंचाई। अब देखते हैं कि अच्छी बात ये होती है कि लोग इसके बारे में सोचें, और जब सोच आती है तो फिर आगे उस पर अमल भी होता है। थैंक यू सो मच वंस अगैन। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ हालात हाजरा पे बात करेंगे। जो हुकूमत बनने जा रही है, अंदर खाने बन चुकी है, या क्या आगे के तासुरात हैं, उस सबको आपसे शेयर करेंगे आफ्टर द ब्रेक।